कर दूंगी तुम्हें, ठीक है। एंड उसके अलावा बस यही है, पी ब्लॉक आज कंप्लीट कर लेते हैं। रही बात बाकी चीजों की, तो जैसी टाइम लगेगा, जब तुम लोग थोड़े से हो सकता है फ्री हो किन्हीं किन्हीं एग्जाम्स के बीच में, तो वो हम लगा लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अपनी प्रिपरेशन करो कंटिन्यू। अब तो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम्स भी आ गए हैं, तो उसी पे ही फोकस होगा तुम लोगों का, आई नो दैट। तो जितना भी तुम टाइम निकाल रहे हो, जैसे हिमाचल वालों के थोड़ा लेट है एग्जाम, है ना, मार्च में है उनका, फर्स्ट वीक ऑफ आई गेस 4 मार्च से स्टार्ट है। तो आप लोग उस अपना टाइम डेडिकेट कर सकते हैं नीट के लिए। तो अकॉर्डिंगली आपको टाइम मैनेज करना है, ठीक है, ताकि जब आप लोग बोर्ड का एग्जाम्स दे के आए तो एक साथ चीजें इकट्ठी ना हो तुम लोगों की, समझ रहे हो, एक साथ चीजें इकट्ठी ना हो, तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो जी। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखो ग्रुप 14 हमने थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया था, है ना, कुछ कुछ मैंने बेसिक चीजें आप लोगों को बता दी थी, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से बता दूंगी क्या क्या अपन ने कवर किया था, और क्वेश्चंस लगाएंगे। एंड इस चैप्टर को फटाफट से आज कंप्लीट करते हैं। तो आपको ना मेरे को कुछ क्वेश्चंस करके दिखाने पड़ेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, बेसिकली इसका मैंने ना ऑप्शंस नहीं दिए हैं, आप लोगों को मुझे ये बताना है बेसिकली कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, गेटिंग माय पॉइंट। तो आपको करना है, इसको सॉल्व करना है, आपको बस ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। चलो ट्राई करो सॉल्व करने की। असाइनमेंट में भी था क्या ये वाला क्वेश्चन? नहीं होगा शायद। चलो कोई नहीं, करो इसको। देखो एनसीईआरटी की लाइन से सवाल है। मुस्कान आप बताओ, मुस्कान कुमारी क्या लग रहा है आपको? मैम फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड एक इनकरेक्ट है। बार मैं करती हूँ। फर्स्ट आप बोल रहे हो करेक्ट है, तो सभी एग्री करते हो, नॉन मेटल्स हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन मेटल्स, यस यस बिल्कुल मैम। ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाओगे, नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है, दैट इज व्हाई यू कैन से दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नॉन मेटेलिक करेक्टर मतलब नॉन मेटल्स हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन मेटल्स। सेकंड, नॉन मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, नो मैम। नो मैम। ठीक है, इनकरेक्ट होगा ये। कम सी बताओ। करेक्ट सही होगा। सही है Compounds ये। forming between highly reactive non-metals and highly reactive metals are generally ionic, yes. D statement बताओ। मैम फॉल्स है। इनकरेक्ट है, फॉल्स है। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर नहीं होते हैं। एंड द मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक और न्यूट्रल। फॉल्स। इनकरेक्ट। तो यानी कि कितनी स्टेटमेंट अपनी करेक्ट हो गई? दो, ए और सी वाली, ठीक है। तो इस तरीके से करना था क्वेश्चन, ठीक है जी, हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। चलिए आगे करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो। एक्चुअली ना नीट में नहीं, जो अभी जेई का रिसेंट हुआ था ना पेपर, तो मैंने उससे लिए हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो अब तुम भी इस सेम टाइप के क्वेश्चन अपने नीट में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये देखो, अच्छे से एक बार रीड करो।
ये सुहानी के नेम से कौन है? मैम सुहानी ही हूँ। अच्छा, सुहानी, पहचान गई मैं तुम्हें। साक्षी आप बताओ। मैम डी ऑप्शन। दोनों सही है, इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देखो एक बार, स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गैलियम इंडियम थैलियम इस ऑर्डर में रहती है डाउन द ग्रुप। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। फिर वो कह रहे हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टेबलाइज द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, एंड रीजन जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ये वाला आपको इसमें भी वही बताना है, करेक्ट और इनकरेक्ट। ऑप्शंस नहीं दिए मैंने। क्या पूछ लिया मैंने ऐसा? बेटा ऐसा नहीं है कि तुम्हें चैप्टर छोड़ के जाने हैं, है ना। तुम्हें ट्राई करना है कि आप मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करके जाओ पेपर में। पता चले आसान क्वेश्चन आए और वो ना हो पाए सोल्व, फिर तुम्हें ही खराब लगेगा। तनिष्का आप बताओ, ए वाली स्टेटमेंट सही है गलत है? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है। वो बोल रहा है कि कोवेलेंट रेडियस डिक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू लेड इन अ रेगुलर मैनर। तो डाउन द ग्रुप तो इंक्रीज होती है ना? यस मैम। ठीक है, तो ये गलत है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम कार्बन टू लेड डाउन द ग्रुप ग्रेजुअली डिक्रीज होती है क्या? इनकरेक्ट। यस मैम। करेक्ट है और इनकरेक्ट है। सी स्टेटमेंट देखो सारे, मैक्सिमम कोवेलेंसी कार्बन की 4 होती है, वेयर एज अदर एलिमेंट कैन एक्सपेंड देयर कोवेलेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी और वाई मैम मैम करेक्ट। इन या करेक्ट? करेक्ट। करेक्ट। मैम हाँ बेटा। मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज ही होती है डाउन द नहीं, ग्रुप। अपना अपन ने क्या देखा था? कार्बन की सबसे ज्यादा थी, फिर लेड की थी, सिलिकॉन की, जर्मेनियम की और टिन की बराबर थी, यस मैम ठीक है ना। ओके, हेवियर एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड। करेक्ट। सही। करेक्ट। कार्बन कैन एग्जिबिट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। यस सही। मैम। सही है। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट इसकी सही थी, सी डी एंड ई। जो ऑप्शन थे ना उसमें सी डी भी था, तो वो आपको क्या करना था? मार्क करना था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा और भी दिए हैं क्या? ठीक है, ये वाला भी करो। करो करो, ऑप्शन एलिमिनेट करके करो, इसको हो जाएगा।
ए स्टेटमेंट देखो सही है क्या? नो मैम। गलत है ना ऑर्डर? गैलियम और एल्यूमिनियम में होता है, राइट, उसमें एक्सेप्शन Yes, होती ma'am. है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो ये बोलना चाह रहा है कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, जबकि गैलियम का क्या होता है, कम होता है साइज, तो इनकरेक्ट है। देखो अगर ये इनकरेक्ट है ना, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, बस तुम्हारा आंसर आ चुका है। देखो इस तरीके से तुम ऑप्शन एलिमिनेट करके इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी क्रॉस चेक करने के लिए एक बार देख लो, ताकि बिल्कुल श्योर हो जाओ कि तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है, आपको पता है। इरेगुलरिटी आती है, याद करो, भालू थालू गए इंडिया गए आलू लेने, तो उसमें रेगुलर ट्रेंड नहीं चल रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये इनकरेक्ट है। एल्यूमिनियम डिसोल्व इन डाइल्यूट HCl, लिबरेट करता है H2, बट कंसंट्रेटेड HNO3 रेंडर्स Al पैसिवली बाय फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, ये भी ठीक है। ऑल एलिमेंट ग्रुप 13 के +1 दिखाते हैं, नहीं +3 भी दिखाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी एल्यूमिनियम की इसमें कॉम्प्लेक्स में, ये बिल्कुल ठीक है। तो आप देख रहे हो बिल्कुल यूं की यूं एनसीईआरटी की लाइंस कॉपी पेस्ट कर रखी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, मैं फिर देखो बार बार बोल रही हूँ, अगर अभी तक नहीं पढ़ी है कोई नहीं, अपने बोर्ड्स के एग्जाम दे लो, जैसे ही तुम फ्री होते हो प्लीज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मेरे कहने पे ना, प्लीज एनसीईआरटी को एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ लेना। ये तो चलो मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा रही हूँ। जैसे तुम्हारा D&F ब्लॉक वाला, एक अर्पिता ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ था आज ग्रुप में कि एबनॉर्मली किसकी आयनाइजेशन एनर्जी लार्जेस्ट होती है, तो वो एनसीईआरटी की लाइंस में से ही वो क्वेश्चन बना रहा है। तो एक बार तुम पढ़ लो, तुम्हें खुद कॉन्फिडेंस आएगा। देखो मोस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर क्लासेस, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी कवरेज ही करवाई जाती है इनऑर्गेनिक की। लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसे पॉइंट जरूर मिलेंगे ना जो तुम्हें लगेगा कि हाँ ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं ना, इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी करके जाना। देखो चैप्टर है ही कितने इनऑर्गेनिक में, पीरियोडिक है, केमिकल है, कोऑर्डिनेशन, D&F ब्लॉक है, और ये बस पी ब्लॉक है। तो इसको नहीं छोड़ेंगे। बेशक फिजिकल की स्किप कर देना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक यू हैव टू रीड थोरोली योर एनसीईआरटी। ये क्वेश्चन करो। अक्षरा आ गई? यस मैम। हाँ करो, अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी करो, फिर ग्रुप 14 कंप्लीट करने। शाबाश। मोनिका आप बताओ मैम 9। कैसे है बेटा? मैम पहले जो बोरॉन का जो अबंडेंट होता है वो आइसोटोप 11 होता है ना, वेरी फिर गुड। उससे फिर न्यूट्रॉन निकाले ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो 6 आए थे मेरे, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो थी बोरॉन की वो 3 है, तो फिर 6 + 3 कर दिया 9। देखो एमोर्फस याद है, मैंने कहा था क्रिस्टलाइन बोरोन नहीं रिएक्ट कर रहा था, बट एमोर्फस बोरोन एल्यूमिनियम ये रिएक्ट करते हैं। हीट अगर ये ऑक्सीजन के साथ कराते हो तो ये इस टाइप का ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, B2O3, राइट। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9। देखो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं पेपर में, ठीक है। तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम अपने ग्रुप नंबर 14 पे। तो ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया था। मैंने आपको कुछ कुछ बातें बोली थी याद करने के लिए। एक तो तुम्हें ये याद करना था कि जो कार्बन है तुम्हारा वो 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। एक बार रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मोस्ट अबंडेंट, फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, कौन सा था, जल्दी बताओ मेरे को। फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन था मेरा बेटा। सेकंड पे सिलिकॉन था। एल्यूमिनियम इज योर थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट
एंड कार्बन आपका 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होगा इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, आ सकता है पेपर में। ठीक है, उसके अलावा तुम्हें क्या ध्यान रखना था, उसके अलावा तुम्हें ये ध्यान रखना था कि नेचुरली अकरिंग जो कार्बन के आइसोटोप है, वैसे तो 12 और 13 है, 14 भी होता है, लेकिन 14 की हाफ लाइफ ईयर, जो हाफ लाइफ है वो इतनी ही होती है, 5770 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, इसलिए उसको रेडियो एक्टिव डेटिंग में भी यूज करते हैं, थोड़ा सा याद रखो। कोई बात नहीं मोनिका, हो सकता है ना ऐसा कुछ आ जाए कि बताओ रेडियो एक्टिव डेटिंग में कौन सा कार्बन का आइसोटोप यूज होता है, या ऐसे ये ना बोल के वो ये बोले कि रेडियो एक्टिव डेटिंग में इनमें से कौन सा आइसोटोप यूज होगा, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कार्बन 14। सिलिकॉन इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था। उसके अलावा तुम्हें कैसिटराइट का ध्यान रखना था, SnO2, टिन का ऑक्साइड को ही आप कैसिटराइट बोल रहे हो, गैलेना को आप क्या बोल रहे हो, लेड सल्फाइड बोल रहे हो, क्लियर है। उसके अलावा जो अल्ट्रा प्योर फॉर्म होती है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन की, वो यूज की जाती है ट्रांजिस्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। ठीक है, चलो ये जेई 2024 में आया था क्वेश्चन, ये वाला, इस वाली लाइन से उन्होंने ऑप्शन पूछ लिए थे कि बताओ भाई कौन से यूज होते हैं, तो आपको बताना था जर्मेनियम और सिलिकॉन यूज हम करते हैं ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, जब तुम्हारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, 26 मार्च से क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, तो अप्रैल के एंड में ना मैं तुम लोगों को 5 पेपर दूंगी। वो जो बेसिकली 5 जो पेपर होंगे ना, वो प्रिडिक्टर पेपर होंगे। प्रिडिक्टर पेपर का मतलब क्या होगा, इसके लिए मेरी भी बहुत मेहनत लगेगी। मैं पहले देखूंगी, स्टडी करूंगी कि 5 साल में, लास्ट 5 इयर्स में कौन से क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। ठीक है, तो वो सब देख के मैं 5 पेपर क्रिएट करूंगी। सेम बायो का भी मिलेगा, आई होप फिजिक्स का भी मिल जाए, तो वो भी सॉल्व करेंगे तुम, मतलब वो भी सॉल्व करना है तुम लोगों को। ठीक है, तो ये सब मिलेगा तब जब तुम लोग अपना लाइक अप्रैल के एंड में या अप्रैल के सेकेंड वीक में तुम्हें ये पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और उससे पहले तो अपन अपनी जो क्लासेस लगेंगी उसको आप लोगों को अटेंड करना रहेगी। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट टेबल क्या है, ये तो आप लोगों को करना ही करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर एक एनसीईआरटी की जो टेबल है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, वो तुम्हें नहीं छोड़नी है। सेम आपका जैसे डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट है, उसमें भी याद करो टेबल्स हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो आपको ग्राफ दिए हुए हैं, तो बेटा वो सवाल वहीं से ही कहीं से पूछेगा आप लोगों से। तो इसमें मैंने कहा था एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास तुम्हें मालूम रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये मालूम होना चाहिए कि जर्मेनियम में डी में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो चुकी है, टिन में 4d में, एंड लेड में 4f में और 5d में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो चुकी है। पहली चीज मैंने बोला था ये ध्यान रखने को। कोवेलेंट रेडियस देखा जाए तो टॉप टू बॉटम रेडियस शुड बी इंक्रीज, है ना, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो रेडियस इंक्रीज ही हो रही है। देखो सारे बच्चे 122, 140 और 146, लेकिन मैंने ये बोला था, एनसीईआरटी खुद बोलती है लाइन लिख के कि कार्बन से सिलिकॉन में की तरफ जब तुम जा रहे हो तो अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है, बट व्हेन यू गो फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड ना, तो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। उसका रीजन तुम ये बोल सकते हो कि भाई साहब जर्मेनियम में, यहाँ पे जर्मेनियम, टिन और लेड में जो है, क्योंकि डी और एफ में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है और साइज जो है वो श्रिंक हो रहा है, तो ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है रेडियस में। हो तो रहा है बट ज्यादा नहीं हो रहा है, तो ज्यादा क्यों नहीं हो रहा है उसका ही रीजन तुमसे वो पूछेगा तुमसे। ठीक है, उसके अलावा मैंने कहा था फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर तुम लोगों को याद रखना है। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। देखो यहाँ पे कम हो रही है क्या, कार्बन से सिलिकॉन गए कम, जर्मेनियम की कम, टिन की कम, लेकिन ध्यान से देखो लेड की बढ़ चुकी है। तो ये ऑर्डर मैंने कहा था कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड, टिन। जो लेड है वो पहले आ जाएगा टिन से, तो ये तुम लोगों को पता होना चाहिए, आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। और मैं सच बता रही हूँ, जो पी ब्लॉक से क्वेश्चन आएगा ना, वो बहुत ही ऐसा तुम्हें लगेगा प्रिडिक्टेड क्वेश्चन है। मतलब प्रिडिक्टेड क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि जैसा प्रीवियस ईयर में पहले पूछा हुआ है वही पूछेंगे, वो वैसा वैसा ही, चाहे वो 12th का पी ब्लॉक हो चाहे 11th का हो। तो लेड की जो आयनाइजेशन एनर्जी है मेरा बेटा, वो ज्यादा हो जाएगी टिन से। रीजन क्या बोलोगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, या ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ
F इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे चलो, सेकंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात नहीं करेंगे। हाँ, इतना थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी देखो, एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बढ़ती जाएगी। तो देखो 2300, 4600, 6200, 1500, 3200, बस ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कायदे से तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होनी चाहिए, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कार्बन की सबसे ज्यादा है, फिर लेड की है, और उसके बाद जो सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन की है वो बराबर है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। अगर मैं बात करूं ये जेई की जो भी एग्जाम हुआ 2025 का, तो उसमें से एक शिफ्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्वेश्चन आया, और अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे जेई 2025 में, वो आपके ग्रुप 13 और 14 को पकड़ा इस बार। मतलब हर शिफ्ट में उन्होंने ग्रुप 13 और 14 से क्वेश्चन पूछा ही पूछा है। ठीक है, तो बेसिकली जेई का पेपर होने से थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि लेवल नीट का क्या होगा। ठीक है, तो यस, चांसेस हैं कि इस बार ग्रुप 13 14 से क्वेश्चन वो पूछे। डेंसिटी आपको नहीं करनी है। मेल्टिंग पॉइंट में मैंने आप लोगों को कहा था, आप ध्यान रखेंगे कि कार्बन और सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट देखो काफी ज्यादा है ना, काफी जाइंट नेटवर्क्स होते हैं, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है इनका। तो ये आपको थोड़ा बहुत इसमें ध्यान रखना था, बाकी और कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो। यस मैम। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट वाले पे। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। टेबल को अच्छे से निहार लिया, नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टॉपिक हमें करना है। तो बेसिकली वो क्या बोल रहा है, देखो तुम्हें सबको आता है, ये सबने पढ़ लिया है, इतनी सारी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो वो ये बोल रहा है कि जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। NH2 NP2 जो है उसकी वैलेंस शेल जो कॉन्फ़िगरेशन है। फिर वो कह रहे हैं जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ये वाले एलिमेंट्स, वो कौन सी होती है, +4 और +2। मतलब ये और भी करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यही होती है। फिर वो कह रहे हैं कि कार्बन ऑल्सो एग्जिबिट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। जो भी मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराया वो देखो यहीं से उठाया उन्होंने। ठीक है, जैसे CH4 है उसमें कार्बन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है -4, तो कार्बन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। सिंस द सम ऑफ फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई, तो कंपाउंड जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे वो क्या होंगे, कोवेलेंट इन नेचर होंगे, आयनिक इन नेचर नहीं होंगे। सेम बोरोन वाले के केस में, जैसे जो +3 वाले थे वो फेवर कर रहे थे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि हम उसमें बोल रहे थे कि पहली 3 आयनाइजेशन एनर्जी का सम क्या है, ज्यादा है। इतना क्लियर हुआ तुम लोगों को। फिर आगे वो बोल रहे हैं कि जो हैवियर एलिमेंट है, हैवियर एलिमेंट मतलब जो आपके नीचे वाले सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, उसमें जो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो इस सीक्वेंस में इंक्रीज हो रही है। समझ पा रहे हो? अगर मैं बात करूं डाउन द ग्रुप, इसने क्या लिखना चाह रहा है, वो ये लिखना चाह रहा है कि भाई डाउन द ग्रुप जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज हो रही है। रीजन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बोलो हाँ या ना? यस मैम। पेयर इफेक्ट क्या होता है, वही जहां पे NS के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, P वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो दैट इज वाई जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो डाउन द ग्रुप ज्यादा स्टेबल होती है। तो अगर मैंने आपको बोला था कि जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो आप लास्ट एलिमेंट पे लगाओगे, तो अगर मुझे जर्मेनियम, मान लो जर्मेनियम है वो +4 में भी है +2 में भी है, कोई कंपाउंड बना रहा है, टिन भी +4 में भी है और +2 में भी है, ऐसी लेड भी +4 में भी और +2 में भी है। तो अगर मैं टिन की और जर्मेनियम की बात करूं तो उसमें तो +4 वाली ज्यादा स्टेबल होगी, लेकिन लेड में कौन सी होगी, +2 वाली ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है जी, क्लियर? चलो यस मैम। आगे आते हैं। खत्म। फिर कह रहा है कि कार्बन और सिलिकॉन मोस्टली शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब वो कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाते हैं। जर्मेनियम के भी जो स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं वो +4 में होते हैं, कुछ ही कंपाउंड्स जो होते हैं वो +2 स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब मिलते तो हैं। जो टिन है वो दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है, +2 और +4 में, लेकिन टिन क्योंकि +4 वाला ज्यादा स्टेबल है, कहना इसे कि +2 वाला आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर अगर टिन +2 में है तो वो बिहेव करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। समझने की कोशिश करो, जो दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। गेटिंग माई पॉइंट?
क्या बोल दिया मैंने? ऐसा तो कुछ बोल भी नहीं दे, तो तुम लोग ऐसे हो गए एकदम से। सही बोल रही हूँ ना? टिन वाला +4 भी दिखा रहा है, +2 भी दिखा रहा है, बट +4 वाला ज्यादा स्टेबल है। तो कैन आई से ना, कैन आई से टिन +2 जो होगा, अगर टिन वाला जो कंपाउंड है वो +2 में है, तो वो बिहेव करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब वो +4 में जाना चाहेगा। ठीक है। अगर मैं लेड की बात करूं तो लेड के कंपाउंड +2 स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो यानी कि अगर मैं बात करूं +4 स्टेट जो होगी लेड की, वो बिहेव करेंगे एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब वो क्या करेंगे, खुद को रिड्यूस करना चाहेंगे +2, क्योंकि लेड जाना चाहता है ना +2 में, बोलो। यस मैम। और टिन जाना चाहता है +4 में। ठीक है। तो क्या यहाँ पे इस वाले स्लाइड में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बोल दो। नहीं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि टेट्रावेलेंट स्टेट में, टेट्रावेलेंट स्टेट मतलब समझ गए ना, टेट्रावेलेंट मतलब 4। तो टेट्रावेलेंट स्टेट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल इज 8। बात तो सही है। जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन का CCl4 है, तो कितने हैं इलेक्ट्रॉन बताओ सेंट्रल एटम के अराउंड? 8 है। जैसे SiCl4 है, इसमें भी 8 है। तो ऐसे वाले कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं CCl4 की बात करूं, इसको ये तो ना चाहेगा कि वो दे दे और ना चाहेगा कि ले ले। गेटिंग माई पॉइंट? सही बोल रही हूँ ना? ये नहीं चाहता है कार्बन, इसके पास है ही नहीं देने के लिए, इसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट है, ये मस्त है एकदम। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, दे आर नॉर्मली नॉट एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर और एज वेल एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके। फिर वो कह रहे हैं कि ऑल्दो, हालांकि कार्बन जो है 4 से, तो मतलब उसकी जो कोवेलेंसी है वो मैक्सिमम 4 तक की जाएगी, उससे ज्यादा वो एक्सपेंड भी नहीं कर सकता है। क्योंकि 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 क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, डी ऑर्बिटल। यस। देखो कितने सारे क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मिल जाता है इस वाले स्टेटमेंट से। डोंट हैव डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। फिर वो कह रहे हैं कि बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो ये दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, कोवेलेंसी 4 से ज्यादा दिखा सकते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन देम। इतने बात क्लियर है? फिर नेक्स्ट आओ। फिर वो कह रहे हैं यही रीजन की वजह से, क्या रीजन की वजह से, कि भाई साहब किसी के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, किसी के पास नहीं है, इसी की वजह से जो हैलाइड्स होते हैं अंडरगो हाइड्रोलिसिस एंड हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिन एलिमेंट्स के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है वो हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं बेटा CCl4 क्या वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो तुम मेरे को सीधा मना कर दोगे, नहीं मैम नहीं करेगा। कैसे करेगा? ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन वो कहाँ देगा, कार्बन के पास तो भाई साहब लेने के लिए कुछ है ही नहीं। तो CCl4 डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। क्या सिलिकॉन जा सकता है क्या? हाँ मैम सिलिकॉन जा सकता है। तो देखो ना, ये बना पा रहा है, SiF6 बना पा रहा है, जर्मेनियम वाला कंपाउंड बना पा रहा है। देखो टिन वाला अपना कोवेलेंसी 6 तक लेके जा रहा है, क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और सब में जो आपकी जो सेंट्रल एटम है, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, इन सब की हाइब्रिडाइजेशन इन वाले कंपाउंड्स में क्या है, sp3d2 है। क्या ये वाला स्लाइड क्लियर हुआ? अगर कुछ डाउट है तो पूछो। फिर उसके बाद आते हैं जितने भी मेंबर हैं, जितने मोले, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, काशी गए शिव पार्वती। जब आप उनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये सब क्या बनाएंगे, ऑक्साइड्स बनाएंगे। और मेनली 2 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, MO और MO2, क्योंकि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +4 है। ठीक है। फिर वो कह लेते हैं सिलिकॉन का जो ऑक्साइड है वो सिर्फ हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एक बार ध्यान रखना। उसके अलावा वो बोलता है ऐसे ऑक्साइड्स जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में है,
वो ज्यादा एसिडिक होंगे, ये तो बात ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होती है जनरली, देखो मैं सारे कंपाउंड्स में मत लगा देना ये वाला फैक्टर कि मैम ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है वो एसिडिक होते, कहीं कहीं पे आपको कुछ और फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं, लेकिन वो बोल रहा है, इसलिए वो ये बोल रहे हैं एनसीईआरटी की लाइन कि जो ऑक्साइड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो जनरली ज्यादा एसिडिक होते हैं देन इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, जो हम पढ़ते भी आ रहे हैं, ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं जो कार्बन का ऑक्साइड है, सिलिकॉन का है, जर्मेनियम का है, ये तो एसिडिक है, देख रहे हो, ये तो एसिडिक है, लेकिन जो टिन का ऑक्साइड है और जो लेड का ऑक्साइड है वो क्या है मेरा बेटा, एम्फोटेरिक है। ये तो तुम्हें पता चल ही गया होगा, जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग, तो वहां पे बेकार पंजाबी सॉन्ग में ये भी आ रहे थे। तो दैट इज वाइट, जो आपका टिन का ऑक्साइड है, लेड का ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक होता है, ये आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। सीओ क्या है, न्यूट्रल है, याद करो, नो को नाश हुआ, आप लोगों को याद रखना है। जर्मेनियम का ऑक्साइड इज एसिडिक, वेयरएज टिन का ऑक्साइड और लेड का ऑक्साइड एम्फोटेरिक। तो यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए बेटा कौन से एम्फोटेरिक हैं, कौन से तुम्हारे न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। क्या थी ट्रिक, एक बार देख लो, अगर तुम लोगों को याद हो, जनाबे मतलब जिंक का ऑक्साइड था, याद करो, अली यानी कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड था, जनाबे अली ने, असली अली से याद रखो, आर्सेनिक का ऑक्साइड भी आपका एम्फोटेरिक होता है, ने गाया गैलियम का ऑक्साइड, बेकार बेरिलियम का ऑक्साइड, क्रोमियम का ऑक्साइड, पंजाबी सॉन्ग, लेड का ऑक्साइड और टिन का ऑक्साइड, ठीक है। अरे बाबा, ये आपके क्या थे, एम्फोटेरिक थे। चलिए यहां तक हो गया क्लियर, बताओ जल्दी। यस मैम। मैम हाँ बेटा बोलो। मैम पूरे पीरियोडिक टेबल में बस यही एम्फोटेरिक ऑक्साइड, हाँ यही वाले हैं और यही वाले आपको याद करने हैं, ठीक है। ओके चलो नहीं 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 नहीं, इसके अलावा भी हो रहे हैं, जैसे V2O5 है, वो भी एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये हमने D&F फ्लोक में पढ़ा था, लेकिन जो मैंने ट्रिक बताई है ना, उस ट्रिक में ये वाले आ रहे हैं, और आपके जो पेपर में आएंगे वो यहीं से ही आएंगे। अब बाकी कैसे करोगे, मान लो बाकी बहुत ज्यादा नहीं है, बाकी बहुत कम कम है, जैसे D&F फ्लोक में कुछ तुम्हें दिखाई देते हैं एम्फोटेरिक, वो मैंने हाईलाइट करवाया हुआ है कि ये बेटा एम्फोटेरिक है, तो तुम वहां से वैसे ही पढ़ोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं, जो आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उसमें ये वाले कंपाउंड्स आपके एम्फोटेरिक होंगे, ठीक है, तो वो इस ट्रिक से आप याद कर लोगे। आगे चलते हैं, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, हालांकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, थोड़ा सा हल्का फुल्का ध्यान रखना, भूल भी जाओगे तो चलेगा, इट्स ओके। क्या वो कह रहे हैं कि जो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, जो टिन है वो कर रहा है और डिकम्पोज होके टिन का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। उसके अलावा लेड भी क्या है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ ए प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म फॉर्मेशन। तो इतना बस ध्यान रखना कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड, ये चारों ही वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देते, टिन दे देता है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। चलूं आगे। चलो अब जो मैं बताने वाली हूँ ना, जो अब मैं करवाने वाली हूँ, सुपर डुपर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। क्या, पहले तो मैं बोल रही हूँ क्योंकि हम कार्बन फैमिली की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं बोलूं इनके हैलाइड्स की बात करूं, क्योंकि +2 और +4 इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये MX2 और MX4 टाइप के क्या बनाते हैं, हैलाइड्स बनाते हैं, वेयर X इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि कार्बन को छोड़ के, ध्यान से सुनना, कार्बन को छोड़ के बाकी जो दूसरे मेंबर है लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, वो डायरेक्टली रिएक्ट कर जाते हैं हैलोजन के साथ अंडर सुटेबल कंडीशन टू मेक हैलाइड्स। अगेन दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। फिर उसके बाद ये बोलता है कि जो MX4 टाइप के हैलाइड्स हैं वो कोवेलेंट इन नेचर है, क्योंकि आपको पता ही है जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो वहां पे आयनिक नेचर कम, कोवेलेंट नेचर जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। अब इसने ना एक लाइन बोली है, मोस्ट ऑफ द, मतलब कुछ ना कुछ ट्विस्ट आने वाला है, सारे नहीं बोला, इसने बोला मोस्ट ऑफ द, देखते हैं क्या ट्विस्ट आता है। फिर वो कह रहे हैं जो सेंट्रल एटम होगा इन हैलाइड्स का
तो जिसमें बेसिकली जो टेट्रा हैलाइड बना रहे हैं उसमें जो सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट इज sp3 और टेट्राहेड्रल जो होगी वो शेप होगी, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शंस हैं, तुम्हें लर्न करना पड़ेगा कि जो टिन का टेट्राफ्लोराइड है, देखो SnF4 है, अभी वो कह रहा है MX4 के मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर कोवेलेंट इन नेचर, लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस। SnF4 और PbF4 ये क्या होते हैं मेरा बेटा, आयनिक इन नेचर होते हैं, ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं रखोगे तो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो कट जाएंगे, मैं बता रही हूँ क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद बोल रहे जो PbI4 है, इधर आओ, यहां से देखो PbI4 जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों नहीं करता है PbI4, आओ इधर। लेड को कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4 बॉन्ड बनाने हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो लेड यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो एक बात बताओ, एनसीईआरटी ये कहती है कि जैसे ही लेड और आई का बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा, आपको पता है जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, पता है ना आप लोगों को, तो जैसे ही PbI का बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी जो रिलीज होगी ना, वो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी, इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी, ठीक है। तो इससे होगा क्या मैम, क्योंकि बेटा लेड के केस में जो आपका 6s2 वाला जो बेसिकली शेल है उसको, उसमें ध्यान रखना, क्या बोल रही हूं मैं, जो इलेक्ट्रॉन 6s में प्रेजेंट है उनको अनपेयर करना पड़ेगा। जैसे अपने लेड की क्या होती है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेड कौन से में होता है, 6th पीरियड का होता है ना, 6s2 6p2 होता है, देखो एक बार सारे कंफर्म करो, कासी गए, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, ठीक है। तो 2s2 2p2 3s2 3p2 सिलिकॉन का, जर्मेनियम का 4s2 4p2 एंड टिन का 5 वाला, और लेड का ही हो जाएगा। तो एक बार बताओ PbI4 कब बनेगा, जब ये 6s के दोनों इलेक्ट्रॉन और p के दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, यस और नो, तभी PbI4 बनाएगा। लेकिन मैं बोल रही हूं नहीं होगा ऐसा, क्यों, क्योंकि जब PbI बॉन्ड बन रहा है इनिशियली तो एनर्जी इतनी रिलीज नहीं हो रही है कि वो 6s के इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करा दे, क्योंकि बेटा जो एनर्जी बाहर निकलेगी उसी को ही हम यूज करेंगे इसको अनपेयर कराने के लिए, जो कि इतनी नहीं निकल रही है। अगर नहीं निकल रही है तो भाई साहब ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में, सिर्फ p के इलेक्ट्रॉन्स कर पाएंगे, तो PbI4 नहीं बनेगा, क्लियर है। दैट इज वाई PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। एनसीईआरटी क्या कहती है, वो यही कहती है कि because lead iodide bond initially formed during the reaction does not release enough energy to unpair 6s2 electron and excite one of them to higher orbital to have 4 unpaired electron around lead atom। तो अगर ये अनपेयर ही नहीं होगा तो हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कैसे कराएंगे, हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, तो PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो हैवियर मेंबर होते हैं, कार्बन सिलिकॉन नीचे जाते जाओ, जर्मेनियम टिन लेड, वो MX2 टाइप के कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। रीजन आप लोगों को पता ही है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो वो कह रहे हैं जो डाई हैलाइड्स की स्टेबिलिटी है वो बढ़ती है। तो अगर यहाँ पे एक एनसीईआरटी एग्जांपल लिखती है, वो ये कहती है कि जर्मेनियम का जो X4 वाला हैलाइड्स है वो ज्यादा स्टेबल होता है, और लेकिन लेड का PbX2 वाला हैलाइड ज्यादा स्टेबल है। समझ गए ऐसा क्यों, ड्यू टू इनर्ट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मेरा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद बोल रहे हैं CCl4 को छोड़ के बाकी सारे टेट्राक्लोराइड आसानी से हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, ये भी मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि उनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। तो यानी कि इस पूरी स्लाइड में से अपन ने काफी सारे क्वेश्चंस फ्रेम कर लिए। पहला तो हमने यही कर लिया कि जो हैलाइड्स होते हैं वो MX2 और MX4 टाइप के होते हैं। मोस्ट ऑफ द MX4 टाइप के कंपाउंड्स कोवेलेंट होते हैं, बट यस देयर आर सम एक्सेप्शंस, जैसे SnF4 और PbF4 तुम्हारा आयनिक होता है, PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है बिकॉज PbI बॉन्ड ज्यादा स्टेबल नहीं होता, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती है। उसके अलावा जर्मेनियम का जो टेट्रा वाला हैलाइड है वो ज्यादा स्टेबल होता है जर्मेनियम के डाई हैलाइड से, बट लेड में X2 वाला ज्यादा स्टेबल होता है PbX4 से, रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। हाँ जी बेटा बोलो।
मैम इसमें जो SN और PB का जो फ्लोराइड वाला है मतलब ये कंपाउंड है, यही मतलब इसके अलावा अगर कोई और है उसके साथ फ्लोराइड ऐड है तो वो आयनिक होगा या कोवलेंट? किसमें 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 बोल रही हो तुम? मैम जैसे अच्छा, SNF4 है तीन तो के उसकी तीन जगह के कोई और अच्छा, होगा। तीन के और रेड के अलावा, तो फिर वो होगा, क्या बोलते हैं, कोवलेंट कोवलेंट। होगा, क्योंकि उसने बोला है ना ऊपर, मोस्ट ऑफ द MX4 आर कोवलेंट नेचर बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। अब एनसीईआरटी हमें लिख के देती है कि भाई साहब SNF4 एंड PbF4 आयनिक होंगे, और इसने कुछ मेंशन करने रखा तो बाय डिफॉल्ट हम, अगर इसके अलावा उसने कुछ और दे दिया हमें, तो फिर हम वो कंसिडर करके आएंगे कि कोवलेंट है। ठीक है, चलो ओके। हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट आओ, फिर वो बोल रहा है कि एक्सेप्ट CCl4 अदर टेट्राक्लोराइड्स आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर बिकॉज द सेंट्रल एटम कैन एकोमोडेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन एटम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन d ऑर्बिटल। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल भी उन्होंने दिया हुआ है सिलिकॉन का, ध्यान से देखो। वैसे तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन सिलिकॉन के पास क्या है, डी ऑर्बिटल भी है। तो जो वाटर के लोन पेयर हैं, जो वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो एक्सेप्ट कर सकता है अपने डी ऑर्बिटल में। ठीक है, तो Cl यहां से जाएगा तो ये बन जाएगा। इसी तरीके से बाकी 3 Cl भी रिप्लेस हो जाएंगे और फाइनली तुम्हें ये मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं सिलिक एसिड। बेटा लेट हो शिक्षा, सिलिक एसिड। ठीक है, हुआ क्लियर? यस मैम। बस, बाकी एक बार सारे बच्चे कंफर्म कर लो। आपको आपको पी ब्लॉक में एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना, मैं बता दे रही हूँ। कुछ भी एक एक और वर्ड भी नहीं उठाना कहीं से भी, सिर्फ एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ के जाओ और जेई के कुछ क्वेश्चंस कर जाओ जो रिसेंट ईयर्स में आए हैं, पिछले 2-3 साल में, क्योंकि वो न्यू पैटर्न के बेसिस पे है, और नीट के कर जाओ, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करके जाना, पूरा चैप्टर कोई भी नहीं पढ़ेगा। ये वाला क्वेश्चन करो। शाबाश। बाकी बच्चे भी हैंड रेज करो भाई, कुछ है ही नहीं, ये तो अभी पढ़ा के हटी हूं मैं। दीप्ति ध्यान नहीं है भाई क्लास में। पीयूष, हाँ क्या होगा बताओ सारे? मैम बी ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। ठीक है, आयनिक होता है PbF4, सिर्फ जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है PbF4 SNF4 वाला और PbI4, ये 3 एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने के रहेंगे। तो वो आयनिक होता है, इन्होंने कोवलेंट दिया, बाकी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, एक एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है मेरा बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो, काफी इंपॉर्टेंट लगा मुझे। क्योंकि स्कूल के टाइम पे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता है, और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बात करूँ तो इम्पोर्टेंट है। वो कह रहा है कि जो SiF6 है ना, वो तो नोन होता है, जबकि SiCl6 2 नेगेटिव नोट। समझ रहे हो? हालांकि सिलिकॉन हैज वेकेंट डी ऑर्बिटल, बट ये वाला कंपाउंड्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो रीजन क्या बोलोगे इसका? रीजन ये बोलोगे कि सिलिकॉन के अराउंड 6 छोटे छोटे फ्लोरीन तो इजिली एकोमोडेट हो सकते हैं, लेकिन सिलिकॉन के अराउंड बड़े बड़े क्लोरीन एटम नहीं एकोमोडेट हो सकते हैं, क्योंकि साइज होता है भाई साहब क्लोरीन का बहुत बड़ा। तो इनमें क्या होगा, आपस में इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में क्या होने वाला है, रिपल्शन होने वाला है, जिसकी वजह से ये वाला कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। याद रहेगा? यस मैम। यस, ठीक है। नीट में तो वैसे भी तुम लोगों के पास ऑप्शंस आएंगे, तो टेंशन वाली बात नहीं है। चलो, और क्वेश्चन जो मुझे मिले हैं मैं ले आई, एक बार करो, इनको सॉल्व करो, दोनों कर लो।
बाकी बच्चे क्या कर रहे हो भाई? पीयूष क्या होगा इसका आंसर फर्स्ट वाले का? कौन सा स्टेबल नहीं है? हाँ जी, मुस्कान तुम बताओ। फर्स्ट ऑप्शन। यस, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, SiCl6 वाला स्टेबल नहीं है। सेकंड में देखो कौन सा होगा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। डी होगा। इट इज बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी ऑफ NS2 इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस शेल टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग दैट Sn+2 इज रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग मतलब दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज, यानी कि +4 में जाना जाएगा। और Pb+4 किस में जाना चाहेगा? +2 में। तो यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर होगा इसका, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, हो जाएगा। एनसीईआरटी की लाइन है। नेक्स्ट करो, दोनों सॉल्व। सुहानी बताओ। मैम डी ऑप्शन होगा फर्स्ट का। डी होगा, +4 और +2। ठीक है, नहीं लेड की +4 नहीं होती ना, लेड की तो +2 में होता है। ये होता है ना अपना कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो लेड में +2 वाली प्रीडोमिनेंटली स्टेबल होता है, +2 वाली स्टेट जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, और टिन में +4 की। तो ए ऑप्शन होगा इसका, +2 एंड +4 रिस्पेक्टिवली पूछा है ना, तो आपको पहले लेड वाली बतानी पड़ेगी फिर टिन वाली। नेक्स्ट में क्या है? ए ऑप्शन। कार्बन और सिलिकॉन मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कार्बन का 4 रहता है, जबकि सिलिकॉन का 6। रीजन वही, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कुछ नीट के प्रीवियस ईयर थे। इसके अलावा ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसको एक बार रीड करना है तुम लोगों को। एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन क्या है जो बाकी मेंबर्स उसको अलग करता है? स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डी ऑर्बिटल नहीं है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। और क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं है तो भाई साहब एक लिमिट तक ही उसकी क्या रह जाती है, कोवेलेंसी 4 तक, उससे ज्यादा वो एक्सपेंड नहीं कर सकता है। उसके अलावा कार्बन के पास क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं है तो वो क्या है, पी पाई बॉन्ड बनाता है, खुद के साथ भी और दूसरे वाले एलिमेंट्स के साथ भी। जैसे सी डबल बॉन्ड ओ हो गया कार्बन और सल्फर का, है ना, कार्बन और नाइट्रोजन का। ठीक है, लेकिन जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, वो पी पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि नीचे जाते जाओगे ऑर्बिटल का साइज बड़ा होगा, ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होगी, जिसकी वजह से वो पी पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं, पी पाई डी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर हो गया? जो भी मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एग्जांपल वो क्वेश्चन कराया था वो यहीं से ही उठाया गया था। ठीक है, तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा कैटिनेशन आप सबको पता है, कार्बन की कैटिनेशन पावर की, क्योंकि ऑर्गेनिक तो तुम पढ़ ही चुके हो। ठीक है, तो कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा कार्बन की है। ठीक है, कैटिनेशन आपको पता है ये सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी होती है, और ये भी रीजन है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है। ठीक है, लेकिन जैसे मैं नीचे जाती जाऊंगी तो क्या होगा, जो क्या बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी है वो कम होती जा रही है। बॉन्ड एनर्जी कम होने का मतलब क्या है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ रही है वो कम देनी पड़ रही है। जैसे देखो, कार्बन कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यू हैव टू गिव 348 अमाउंट ऑफ एनर्जी, सिलिकॉन सिलिकॉन को 297, जर्मेनियम को 260, ये 240।
देख रहे हो? तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं कैटिनेशन की बात करूं तो क्योंकि बॉन्ड एनर्जी सबसे कम आपका देख रहे हो जर्मेनियम टिन में है और सबसे ज्यादा कार्बन में है, तो जो कैटिनेशन का ऑर्डर होगा वो सबसे ज्यादा कार्बन के लिए होगा, फिर सिलिकॉन का, जर्मेनियम और फिर टिन। और वैसे तो जर्मेनियम और टिन थोड़ा बराबर है, बट यस अगर मैं एनसीईआरटी की टेबल के अकॉर्डिंग चलूंगी तो जर्मेनियम की बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी। और एक ऐसा बंदा जो कैटिनेशन नहीं दिखाता है वो कौन है? लेड। लेड। लेड डज नॉट शो कैटिनेशन। अब तुम खुद ही सोच लो, यहां से आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, और यही कैटिनेशन की प्रॉपर्टी और पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन वाली जो प्रॉपर्टी है, यही रीजन है कि कार्बन इज एबल टू शो एलोट्रोपिक फॉर्म्स। ठीक है, यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। क्या लग रहा है? मैम लेड। डी, फोर्थ ऑप्शन। लेड। ये करो। क्या होगा? पी पाई मल्टीपल बॉन्ड किसकी है टेंडेंसी? कार्बन। कार्बन। ये करो। कौन सा होगा, कौन सा नहीं हो सकता हाइड्रोलाइज? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि चलिए बाकी सबके पास है तो हो सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं एलोट्रोप्स पे। तो हालांकि सिलेबस में तो नहीं मेंशन किया हुआ है, बट ठीक है क्योंकि अपन लोअर क्लासेस में पढ़ते थे तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूंगी आपकी एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में। कार्बन क्योंकि काफी एलोट्रोप्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तो कौन कौन से जो मेन आपको पढ़ने हैं? डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन। ठीक है, अच्छा जी। उसके अलावा कुछ और करने की जरूरत है क्या? मैं एक बार बता देती हूँ। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर टू वेल नोन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन इन 1985। नहीं, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डायमंड पे आओ। डायमंड का क्रिस्टलाइन लैटिस है, हर डायमंड में हर एक कार्बन
जो है दूसरे अदर 4 कार्बन से अटैच है, दैट इज वाई जो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये आपको ध्यान रखना है, टेट्राहेड्रल फैशन में अरेंज्ड है। उसके अलावा जो सीसी बोन लेंथ है वो 154 पिकोमीटर है, आपको रटना नहीं है कि 154 है, बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं द स्ट्रक्चर एक्सटेंड इन स्पेस एंड प्रोड्यूस ए रिजिड 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ कार्बन एटम, जिसकी वजह से काफी ज्यादा हार्ड है, काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है उनको तोड़ने के लिए। देयरफॉर डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ, और इसके यूजेस आप लोगों को बता रखे हैं, इसको पढ़ना पढ़ लेना वरना ना भी पढ़ना, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज होता है टंगस्टन फिलामेंट में, शार्पनिंग हार्ड टूल्स, ये ठीक है। उसके बाद आते हैं ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का। ये देखो देखो इधर, ये आपका डायमंड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला, अगर मैं कार्बन की बात करूं तो ये आगे किसी और से बॉन्ड बनाएगा, ये वाला, ये वाला, ये इन टाइप के बेसिकली बॉन्ड्स को हम बोलते हैं डेंगलिंग बॉन्ड्स। सुना है क्या कभी? डेंगलिंग बॉन्ड्स, डेंगलिंग बॉन्ड्स होते हैं अनसेटिस्फाइड वैलेंसी। अनसेटिस्फाइड वैलेंसी का मतलब आगे फर्दर एक्सटेंड हो रहे हैं ना, ये बॉन्ड बना सकते हैं आगे फर्दर, ठीक है। उसके अलावा जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है वो लेयर्ड टाइप स्ट्रक्चर होता है। ये लेयर्स के बीच में जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो आपके वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ईच लेयर इज कंपोज्ड ऑफ प्लेनर हेक्सागोनल रिंग, और जो सीसी का जो बॉन्ड लेंथ है वो 141.5 पिकोमीटर है, यानी कि जो डायमंड में अपनी सीसी बॉन्ड लेंथ थी वो क्या थी? ज्यादा है ग्रेफाइट से। क्लियर है ये? क्योंकि वहां पे सिंगल सिंगल बॉन्ड था ना, जबकि यहाँ पे क्या है, आपके ग्रेफाइट में जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की वो sp2 होगी, यानी कि 3 तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ध्यान से देखो, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं विद 3 नेबरिंग कार्बन एटम, और जो 4th इलेक्ट्रॉन होगा वो पाई बॉन्ड बनाएगा, और ये 4th इलेक्ट्रॉन की जो 4th इलेक्ट्रॉन होगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल हैं, घूमेंगे, चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ठीक है जी। उसके बाद जो ये लेयर्स हैं काफी सॉफ्ट हैं, स्लिपरी हैं, और इसी रीजन की वजह से हम ग्रेफाइट को हम यूज करते हैं एज अ ड्राई लुब्रिकेंट इन मशीन्स एंड रनिंग एट हाई टेम्परेचर वेयर ऑयल कैन नॉट बी यूज्ड एज लुब्रिकेंट। ये तुम्हें बस ध्यान रखना है। हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ, इसकी प्रॉपर्टी, दैट्स इट। देख रहे हो ये इस तरीके से लेयर स्ट्रक्चर होता है, और ये लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाती है, काफी स्लिपरी और सॉफ्ट नेचर होता है, एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, डायमंड नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बकमिंस्टर फुलरीन की। बकमिंस्टर फुलरीन भी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा था। जो ये बकमिंस्टर फुलरीन है, फुलरीन्स जो है बेसिकली आर द ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन की ये प्योर फॉर्म है बिकॉज दे हैव स्मूथ स्ट्रक्चर, इसमें कोई डेंगलिंग बोन्स नहीं है, इसमें कुछ ऐसा एक्सटेंडेड बोन्स नहीं आपको दिखाई देंगे। केज लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। C60 वैसे तो और भी होते हैं, बट C60 हमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, ये देखो इस तरीके से, कहाँ गया ये रहा, यहाँ पे देखो सबके बॉन्ड कंप्लीट है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो बेसिकली इसमें डेंगलिंग बोन्स नहीं होते हैं। उसके अलावा क्या बोला, इट कंटेन्स, ये आपको ध्यान रखना है मेरा बेटा, जो C60 है बेसिकली जो अभी मैंने तुम्हें दिखाया है, उसमें 20 जो होते हैं वो 6 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं, और 12 क्या होते हैं? 5 मेंबर्ड रिंग्स। ये याद रखना है तुम्हें, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि ध्यान से देखो, जो 6 मेंबर्ड रिंग है ना वो फ्यूज्ड होती है 6 और 5 से। देखो इधर, ये देखो क्या बोला इसने, 6 मेंबर्ड रिंग, देखो इधर, ये रही 6 मेंबर्ड रिंग, ये देखो ये किससे फ्यूज्ड है, ध्यान से देखो, 6 से, ये देखो, और ये देखो 5 से। दिख रहा है सबको? यस मैम। ठीक है। और जबकि जो 5 मेंबर्ड रिंग है, ध्यान से देखो इधर, ये आपको हाईलाइट करना है, लेकिन जो 5 मेंबर्ड रिंग है कैन ओनली फ्यूज विद 6 मेंबर्ड रिंग। ये देखो, ये देखो 5 मेंबर्ड रिंग सिर्फ 6 मेंबर्ड से है। देखो ये रहा 6 मेंबर्ड रिंग, ये रहा 6 मेंबर्ड रिंग, देखो ये रहा 6 मेंबर्ड रिंग। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक है।
जितने भी कार्बन एटम्स होंगे वो क्या होंगे, आर इक्वल एंड दे अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन. ईच कार्बन एटम फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड विद अदर 3 कार्बन एटम. रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन होगा एट ईच कार्बन इज डीलोकलाइज्ड इन, ठीक है, जो येलो ट्रोप आपका बकमिंस्टर फुलरिन है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट द ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल. ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई साहब सबसे मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप कौन सा है, दैट इज योर ग्रेफाइट. एंड यही रीजन है जो आप थर्मोडायनेमिक्स में हेजलो में आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि डेल्टा एच फॉर्मेशन जो होगा वो ग्रेफाइट का 0 लिया जाता है. ठीक है, बस उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना. हालांकि ये भी सिलेबस में नहीं था बट ठीक है, क्योंकि ये कहीं कहीं यूज हो जाता है तो इसलिए मैंने आप लोगों को करा दिया. ठीक है, बस इतना ही आप लोगों को करना है. आगे चलो, ये वाला क्वेश्चन करो. बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम किस में होगी? पीयूष किस में होगी? हाँ जी, पीयूष किस में होगी? मैम चैट में लिखा है. अच्छा, डायमंड में, ठीक है. ये बताओ, करो. चैट में बता दो मेरे को तुम लोग सारे. ए होगा, कार्बन का सबसे ज्यादा, सिलिकॉन का उससे कम, जर्मेनियम का सबसे कम. ये कर दो. करो, शाबाश. क्या लग रहा है? सी सी. ऑप्शन. वैसे तो देखो तुम लोगों को मालूम है बट इन्होंने थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोल दो, थर्मोडायनेमिक्स दे दिया है यहाँ पे. तो डेल्टा जी लेस देन 0 स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है. स्पॉन्टेनियस मतलब ये +4 से +2 में जाना जाएगा. ये है नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब ये +4 से +2 में नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि टिन की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है और लेड की +2 होती है. खत्म, आज तुम्हारा जल्दी ही निपट गया है ना. अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अब तुम्हारे पास है भाई 2 लेक्चर, मतलब अपने 2 लेक्चर और लगेंगे. एक कल का लगेगा, कल है थर्सडे, और अपना सैटरडे. अब ये 2 दिन वैसे मेरे को पूछना पड़ेगा कि कल क्लास है या नहीं. मान लेते हैं कल क्लास लगेगी, तो कल और सैटरडे को क्या करना है तुम्हें? क्वालिटेटिव एनालिसिस ही करना है या कुछ और करना है? चैट बॉक्स में बता दो, वरना एक एक बच्चा हैंड रेस करके बता दो मेरे को. क्या चाहते हो तुम? ये 2 दिन क्या करना चाहते हो? छुट्टी तो देखो करूंगी नहीं मैं तुम लोगों की. बताओ. रिडॉक्स में क्या दिक्कत है तमन?
मैम वो पता नहीं रिकॉर्डिंग देख ली फिर भी नहीं समझ आ रहा। कौन से टॉपिक नहीं आ रहे? मैम वही जिसमें बैलेंसिंग करते थे, वाटर मॉलिक्यूल्स लगाने थे या फिर OH नेगेटिव से बैलेंस करना। अच्छा ओके ओके, वो तो 10-15 मिनट का काम है, ठीक है। और जैसा मेरे को सही लगे। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं देख लूंगी जैसा मुझे सही लगेगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, ठीक है, मैं देख लूंगी। तुम्हें बैलेंसिंग बिल्कुल ही नहीं समझ मतलब आ रही है क्या? नहीं मैम, नहीं ऐसी बात नहीं है, आ गई है पर फाइनल स्टेप में प्रॉब्लम आती है। अच्छा, वो जिसमें बैलेंस करना होता है ऑक्सीजन वगैरह को। यस मैम। ठीक है, तो एक काम करूंगी, मैं तुम्हें एक और लेक्चर भेजूंगी, मतलब वो देख, चलो कोई नहीं, मैं ही बता दूंगी क्या गलती कर रही हो तुम, तो वो तो हम कर लेंगे, 2-3 एग्जांपल्स मैं ले लूंगी एंड वो 15-20 मिनट निपटा लेंगे, और बाकी मैं कल देख लेते हैं फिर क्या कराना है। अगर मेरे को 2 लेक्चर मिल रहे हैं प्रॉपर तो फिर मैं यही सोच रही हूँ क्वालिटेटिव एनालिसिस कंप्लीट कराने को, जिसमें आपकी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। बाकी देख लेते हैं, जो भी होगा बता दिया जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। और बाकी बाकी तो बस यही है मेरी साइड से, अच्छे से करते रहो पढ़ाई अपनी, ठीक है। क्वेश्चंस टाइम मिल रहा है तो क्वेश्चंस देखो लगाते जाओ, क्योंकि क्वेश्चंस के बिना कुछ होगा नहीं। एंड इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी जरूर करनी है आपको, ठीक है। तो बस यही करते हैं फिर, अब तो और कोई क्लास है नहीं, मजे हो जाएंगे फिर, सो मत जाना, पढ़ लेना, ठीक है। यस मैम। यस मैम। आज तो मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी छोड़ दिया, पूरे साल में आई गेस मैंने पहली बार इतनी जल्दी छोड़ा। चलो ठीक है। ठीक है, फिर हम यही करेंगे। और मैंने जो असाइनमेंट आप लोगों को दिया हुआ है ना पी ब्लॉक का, उसको कंप्लीट कर लेना एक बार रिवाइज करके, बल्कि मैं तो आप लोगों को कहूंगी कि पी ब्लॉक तुम कर ही रहे हो ना, ग्रुप 15 to 18 भी रिवाइज कर डालो, समझ रहे हो, वो तुम्हारा ना एक साथ ही पी ब्लॉक खत्म हो जाएगा, तुम्हारे लिए ही सही रहेगा। 15 to 18 के नोट्स खोलने हैं तुम्हें बस क्लास के, उसको रिवाइज करना है, दैट्स इट, खत्म। अपनी एनसीईआरटी की बुक और साथ ही नोट्स, क्योंकि नोट्स में भी मैंने वही एनसीईआरटी की स्निपेट्स लगाए हुए हैं, तो उससे तुम्हें आइडिया लगेगा, तो उसको साथ में तुम निपटा सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों का ऑलमोस्ट मैंने कवर करा दिया है। आयनिक इक्विलिब्रियम के 1-2 लेक्चर हैं, तुम्हारा सोलिबिलिटी प्रोडक्ट वाला कुछ टॉपिक वगैरह रहा हुआ है, वो मैं उस मतलब बाद में ले लूंगी। और थर्मोडायनेमिक्स भी हम लेंगे। मैं फिर बोल रही हूँ सबको, अगर जिसका थर्मोडायनेमिक्स बहुत वीक है, प्लीज उसके चक्कर में आप ऐसे मत करना कि बाकी सारे चैप्टर्स को आप नेग्लेक्ट कर दोगे। पहले अपने बाकी सारे चैप्टर स्ट्रॉन्ग करो, जब तुम्हारे पास टाइम बचेगा देन आप थर्मोडायनेमिक्स पे जाना, बस उससे ज्यादा उसमें उस पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि वो एक ऐसा चैप्टर है, क्वेश्चन आसान हुआ तो वो सब बच्चे ही कर लेंगे, और क्वेश्चन डिफिकल्ट हुआ तो वो बहुत गंदा क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, ऐसा चैप्टर है वो, ठीक है। हाँ तनिष्का। मैम जो आपने वो सिग्मा बॉन्ड वाला क्वेश्चन ग्रुप पे सॉल्व करके भेजा था वो समझ नहीं आया। अच्छा मैं समझा देती हूँ। देखो मैंने कैसे अप्रोच किया था ना उस क्वेश्चन को, मैं बता देती हूँ। अच्छा तभी तुमने दूसरे वाले क्वेश्चन पे बोला था, थैंक यू। देखो कोई बात नहीं, इधर देखो। तो बेसिकली ना उसने ये बोला था कि कोई कंपाउंड है एक्स, वो ना एब्जॉर्ब कर रहा है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीडेशन कराने पे, मतलब जब इसकी ऑक्सीडेशन कराएंगे जो भी एक्स कंपाउंड है, तो आपको ये कुछ कंपाउंड्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि पक्का ये एल्कीन रही होगी। अब क्योंकि वो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो मतलब 2 ही पाई बॉन्ड रहे होंगे इसमें। अब हमें नहीं पता उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन 4 कंपाउंड को मिला के एल्कीन बनेगी, है ना। तो अब मैंने इसको कैसे अप्रोच किया था तनिष्का, तो अगर तुम देख पा रही हो मेरे पास एक तो एसीटोन का मॉलिक्यूल मिल रहा है, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया, देख पा रही हो तुम, ऐसा एक काम करो, यस मैम। ऐसे लिख लिया इसको, ठीक है। उसके अलावा एक मुझे एसिटिक एसिड मिला है, मुझे पता है कि एल्डिहाइड का जब मैं ऑक्सीडेशन कराऊंगी तो मुझे एसिड मिलेगा, और एल्डिहाइड मुझे हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे मिलेगा, बीच में तो नहीं मिलेगा, ठीक है। थर्ड वाला देखो, मुझे कीटोन और एसिड मिल रहा है, यानी कि इसको मैंने ऐसे लिख लिया, देखो
देख रहे हो? यस मैम। और यहाँ पे पक्का एल्डिहाइड रहा होगा, तभी तो वो ब्रेक होने के बाद बना होगा एसिड। और जो एसिटिक एसिड वाला था उसको मैंने ऐसे लिख लिया, ये भी आपका एल्डिहाइड रहा होगा। तो हम करते क्या हैं, एल्कीन पता लगाने के लिए यही तो करते हैं हम, देखो यही नहीं करते? यस मैम। बस मैंने भी यही कर दिया था। ये देखो, ये तुम्हारी बन गई एल्कीन, ये तुम्हारी एल्कीन है। अब तुम इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, 27 आएगा। और तुम्हें अगर क्रॉस चेक करना है तो एक बार बताओ, जब तुम इसकी ओजोनलिसिस कराओगे, ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस, इसको ब्रेक करोगे कीटोन बनेगा। Yes, यहाँ ma'am. पे एल्डिहाइड बन के एसिड बन जाएगा। इसको ब्रेक करोगी तो क्या बनेगा, ये एल्डिहाइड वाला एसिड बन जाएगा, ये वाला एल्डिहाइड भी फर्दर एसिड बन जाएगा। तो जब तुम इसको ब्रेक कराओगे तो तुम्हें वही 4 मिल जाएंगे कंपाउंड जो तुम्हारे क्वेश्चन में दिए होंगे। ओके मैम। ठीक है। हाँ, सिग्मा बॉन्ड मैंने काउंट मतलब तुम्हें नहीं करके दिए थे, तो तुम काउंट करोगी तो 27 ही आएंगे। अगर कुछ और आ रहे होंगे तो बता देना मेरे को, बट एल्कीन तुम्हारी यही रहेगी इसके अंदर। ओके मैम। ठीक है, चलो मैम। हाँ बेटा। मैम आज ना मैंने मॉक टेस्ट दिया था, तो मैम उसमें ना मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिससे पूछा है कि ये कंपाउंड है और इसका एक्वा सोल्यूशन एसिडिक होगा बेसिक होगा। फिर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, एक कंपाउंड दिया होता है, उसको बोलते हैं कि इनके साथ रिएक्ट करके, किसके साथ रिएक्ट करके बेसिक सोल्यूशन बनाएगा या फिर एसिडिक। फिर ऐसे ऐसे मैम पीछे भी आए थे ना, जब आपने चेक इन कॉल हुई थी मेरी आपके साथ, तो आपने बताया था, फिर मैंने आपको बताया था ऐसे वाले क्वेश्चन समझ नहीं आते। मैम वो क्वेश्चन है कहाँ से आते हैं, वो पढ़ूं कहाँ से? मेरे को भेजना एक बार, वो कौन से वाले क्वेश्चन है, भेज दोगे क्या? यस मैम, वो भी आंसर की देख के ना फिर आपको भेज देती हूँ। हाँ मेरे को भेज दो, ठीक है, फिर अपन डिस्कस कर लेंगे। वो इनऑर्गेनिक में से होगा, मैं देख लूंगी एक बार कौन से क्वेश्चंस हैं, फिर उसके हिसाब से तुम्हें बता दूंगी कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों।